आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। जू पार्क ता आराम घर बनाए गए फ्लाईओवर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आवाम की कसीर तादाद ने सीएम का किया खैर मकदम। नो तामीर करदा फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम, वज़ीर आला ने किया ऐलान। फार्मूला ई रेस केस में एसीबी ऑफिस पूछताछ के लिए पहुंचे केटीआर बरहमी में रवाना। वकील को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। पुराने शहर के तरक्याती कामों को जल्द पूरा किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और फ्लोर लीडर मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। चीन का HMPV वायरस बेंगलुरु पहुंच गया। 8 माह की लड़की वायरस से हुई मुतासिर। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जू पार्क ता आराम घर बनाए गए नए फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू, रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा मुतल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन, फ्लोर लीडर मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, तमरीज वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट फ़हीम कुरैशी, डिप्टी मेयर श्री लता के अलावा मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और मजलिसी MLC मिर्ज़ा रहमत बेग भी मौजूद थे। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर शयनशीन पर मौजूद थे। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर को तरक्की देने के लिए कांग्रेस हुकूमत संजीदा है और तमाम तर तरक्याती कामों को तकमील किया जाएगा। तेलंगाना युवता को जो बेरोजगार है, जिसको नौकरी नहीं है, सबको नौकरी मिलना है, सब तरक्की करना है तो रीजनल रिंग रोड भी बनाना है। रीजनल रिंग रोड के साथ रीजनल रिंग रेल भी हम मांगा था नरेंद्र मोदी जी से। इनके साथ साथ वकाराबाद, कोडंगल और कृष्णा रेलवे लाइन भी हम मांगे थे कि क्योंकि आज मेट्रो, आज रेलवे का जो इनाग्रेशन हुआ चरलापल्ली के बहुत सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं जब MP था तब भी पार्लियामेंट में मैं आवाज उठाए तो काम नहीं हो रहा था। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उसका जो जो जरूरत है, लैंड एक्विजिशन का काम था, सब कुछ क्लियर कर दे के आज चरलापल्ली रेलवे स्टेशन एक बड़ा रेलवे स्टेशन हम बना लिए। तो इसीलिए अगर हैदराबाद और तेलंगाना राज्य का तरक्की के लिए मोदी जी से लड़ना है तो मोदी जी से लड़ूंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलना है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलकर हैदराबाद शहर को तरक्की करने में मैं कोशिश करूंगा। और अभी मेरे सामने बहुत सारे बड़े साहब, छोटे साहब दोनों ने एक बड़ा चिट्ठी बना है। ये बड़ा चिट्ठी याद रखना मुश्किल है क्योंकि मैं पंडित नहीं है। हमारा पंडित जी आ गए, हमारा पंडित जी पूरा लिख लिए। आज मैं ये बात साफ कहना चाहता हूँ, जब अय्या मियाँ हो गए, एक हो गए तो हम क्या बोलने का है। अय्या मियाँ तो बोल दिया, अय्या तो लिख लिए। अय्या का मतलब पंडित है, आपको तो पता है ना। तो इसीलिए असद साहब ने बोल दिए, श्रीधर बाबू जी ने लिख लिए। जो भी हैदराबाद शहर के लिए जो पूरा चिट्ठी बनाया, आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में 11 या 12 तारीख पूरा MIM MLA MPs को सबको सेक्रेटेरिएट में मैं बुलाऊंगा, सब ऑफिसरों को बुलाऊंगा क्योंकि आज यहाँ पर खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी है, चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग नहीं है। मैं 11 तारीख या नहीं तो 12 तारीख सेक्रेटेरिएट में मैं पूरा MIM पार्टी नेता लोगों को, MP साहब और MLA लोगों को, सबको, MLC लोगों को बुला के, ऑफिसरों को बिठा के हैदराबाद शहर के लिए क्या काम करना है, पैसे के लिए कोई सोचने का जरूरी नहीं है। वो ये ओल्ड सिटी, बार बार अपने लोग कह रहे ओल्ड सिटी,
भाई ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। इससे पहले मैं चंद्रायनगुट्टा में यही बात कहा, ये पूरा तेलंगाना में जो शहर है, जो सिटी है, जो ओरिजिनल सिटी है, वो सिटी है हैदराबाद सिटी। ये हैदराबाद सिटी के लिए, ये ओरिजिनल सिटी के लिए अगर पैसे कम पड़ा तो तेलंगाना सरकार रहने का भी कोई कामयाबी नहीं है, कोई काबिल नहीं है। इसीलिए जो हमारे सरकार में मैं आते ही रोड वाइडनिंग के लिए पैसे दिए, मेट्रो रेल के लिए पैसे दिए, फ्लाईओवर्स के लिए पैसे दिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए पैसे दिए। आज मिरालम टैंक में एक अच्छा केबल ब्रिज बनाने के लिए दुर्गम चरू में आप उधर जाके देखना पड़ रहा है। 2 साल के बाद लोग इधर आएंगे, मिरालम टैंकी के ऊपर केबल ब्रिज देखने के लिए पूरा तेलंगाना से कोने कोने से लोग आएंगे। यहाँ ये जू पार्क के साथ साथ मिरालम टैंकी में केबल ब्रिज देखने के लिए लोग इधर हाजिर हो जाएंगे। तो इसीलिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, पीने के पानी के लिए, वैसे ही जो चारमीनार पेडेस्ट्रियल के जो प्रोजेक्ट है, अकबर साहब ने कहा वो प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप कह दिए, हर चीज के लिए पैसे तैयार है। काम करवा लेने का जिम्मेदारी आप लोगों का है, क्योंकि पूरा तेलंगाना में इधर उधर घूमने में मैं कभी अगर इधर नहीं देखे तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। आप काम करवा लो, पैसे देने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि ये हैदराबाद शहर से मेरा ज्यादा प्यार है। मेरा गांव यहीं से चंद्रायनगुट्टा बारका से निकले तो मेरा गांव आएंगे। बचपन से मैं इधर ही से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। संतोष नगर से लेकर चंद्रायनगुट्टा तक ओल्ड सिटी में गली गली मुझे पता है। तो ये शहर को जब हम अच्छा करेंगे तभी अपना नाम रोशन हो जाएंगे। बाहर गए तो आप कुछ भी बोलो, कोई पहचानते नहीं, मगर हैदराबाद से आया बोले तो सब कुछ पहचानते हैं। अपने पहचान हैदराबाद है। जब अपने पहचान के लिए पैसे कम पड़ा तो ये सरकार ठीक से काम नहीं किया जैसा हो जाएंगे। इसीलिए इसमें जो भी जरूरत है, हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को अपॉइंट किए इस पूरे कानून के लिए। कंसल्टेंट के साथ साथ अपने MIM MLAs और नेता लोगों को बिठाऊंगा हैदराबाद के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो ITI हो, अकबर असद साहब ने कह रहा था, साहब हमारे लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज, बस जरूर जब जरूरत पड़े तो मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट को बोलूंगा, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जरूर हम इंजीनियरिंग कॉलेज देने के लिए कोशिश करेंगे। और आगे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के बारे में चंद्रायनगुट्टा में शुरू करने के लिए अकबर साहब ने कहा, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट से देने के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो जो जरूरत है जरूर वो काम हम लोग करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर के दौरान फ्लाईओवर इफ्तिताह के मौके पर ऐलान किया है कि जू पार्क ता आराम घर बनाए गए इस फ्लाईओवर को साबिक वज़ीर आज़म हिंद आंजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम किया जाएगा। उन्होंने अपने खिताब के दौरान बताया कि एयरपोर्ट को जाने वाला फ्लाईओवर पहले ही से साबिक वज़ीर आज़म हिंद PV नरसिम्हा राव के नाम है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि गच्चीबौली में उनका मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। यही वजह है कि ये फ्लाईओवर भी एयरपोर्ट जाता है और इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दिया जा रहा है।
वजू पाख्ता आराम घर बनाए गए फ्लाई ओवर की इफ्तिताही तकरीब से सदर कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी खिताब किया। मजलिसी कायदीन ने सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वह पुराने शहर में जारी तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाए। एक जानिब जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहम कामों की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई, वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टा के कई अहम मसाइल उठाए। बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि वो मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल का एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए इन तमाम कामों की मंजूरी के इक़दाम करेंगे। बातें आपकी नजर करना चाहता हूं वो ये है कि एक तो हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था, तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहां पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहां उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहां पर आएगा। और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहाँ पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये ज़ूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर्स से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए। और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालिबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो,
दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो, अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी, मिरालम में एक स्टेशन बन रहा है, मिरालम मंडी के पास, उसको नाम चार मीनार दिया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहाँ से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोजल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मैंने किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। तेलंगाना में तरक्की होगी तो हैदराबाद के अमन को हम मजबूत रखेंगे, यहाँ के भाईचारगी को हम मजबूत रखेंगे। तो ये ख़ुद तेलंगाना की तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़ामीन बनेगा, एक बुनियाद बनेगी। मैं फिर से रेवंत रेड्डी साहब को, उनके तमाम मिनिस्टरों को यहाँ पर जो आपने अपना वक्त निकाल कर आए, आपका बेहद शुक्रिया। एमजीबीएस था चंद्रायन गुट्टा शुरू किए जाने वाले मेट्रो रेलवे लाइन के कामों का आगाज़ हो चला है। एक जानिब जहां सर्वे मुकम्मल किया गया था, इसके बाद मुतासिर होने वाले मकान मालिकीन को चेक्स की इजराई अमल में लाई जा रही है। हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस में कलेक्टर अनुदीप दुरी शेट्टी की निगरानी में एक सादा तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सदर कुल हिंद मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कलेक्टर के हाथों मुतासरीन में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेट्रो रेल के एमडी NVS रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 15 दिन कबल ही ऐलान किया गया था कि चेक्स की तकसीम का सिलसिला 6 जनवरी से शुरू होगा।
कुल्लू में साल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के इलाके शंकर नगर में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन और तिब्बी अमले के अरकान भी मौजूद थे। बात रही कि कुल मिसाल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में न सिर्फ तरक्याती कामों की तकमील पर तवज्जो मबजूल किए हुए हैं बल्कि अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी ये मसरूफ़ हैं। शंकर नगर हाँ आगे हो गया इनोग्रेशन। चल्लापल्ली में बनाए गए रेलवे टर्मिनल का इफ्तिताह वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से वर्चुअल तरीक़ेकार पर अंजाम दिया गया, जबकि इस तक़रीब में वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने भी शिरकत की। उन्होंने इस तक़रीब से खिताब भी किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल के ज़रिए तेलंगाना के मेडचल ज़िले के चेल्लापल्ली में टर्मिनल का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बताया कि मुल्क के तमाम हिस्सों और रियासतों को रेलवे प्रोजेक्ट से मरबूत करने का तेज़ी के साथ काम जारी है और तकरीबन मुल्क भर में 1000 किलोमीटर की मेट्रो रेल का जाल बिछाया जाएगा। इस मौके पर रियासती गवर्नर जश्नदेव वर्मा, मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बंजारा हिल्स कमांड कंट्रोल से इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आज मुझे तेलंगाना के चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन के उद्घाटन का भी अवसर मिला। इस स्टेशन के आउटर रिंग रोड से जुड़ने से क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। स्टेशन पर आधुनिक प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एक्सेलेटर जैसी सुविधाएं हैं। एक और खास बात है कि ये स्टेशन सौर ऊर्जा है। ये नया रेलवे टर्मिनल शहर के मौजूदा टर्मिनल जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा पर प्रेशर को बहुत कम करेगा। इससे लोगों के लिए यात्रा और सुविधाजनक होगी। यानी ईज ऑफ लिविंग के साथ आज देश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चेल्लापल्ली टर्मिनल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम की जानिब से चेल्लापल्ली टर्मिनल का आगाज़ करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना के तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को पाए तकमील करें और खाजीपेट फैक्ट्री के तामीरी कामों का आगाज़ करने के अलावा हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले को मंजूरी दी जाए और कौमी रीजनल रिंग रोड के तामीरी कामों का आगाज़ करें। क्योंकि बहुत सालों से ये चर्लपल्ली टर्मिनल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तेलंगाना जनता को ये चर्लपल्ली टर्मिनल स्टेशन बहुत उपयोग होने वाले हैं, क्योंकि ये हैदराबाद तेलंगाना स्टेट लैंडलॉक्ड स्टेट है
पोर्ट का कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली रेलवे लाइन ही हमारा तेलंगाना तरक्की करने के लिए रेलवे लाइन का बहुत जरूरी है। आज पूरे किए और प्रधानमंत्री जी आज तेलंगाना जनता को ये अंकित कर रहा है, तो तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ तेलंगाना जनता के तरफ से। और दूसरी बात रहा, एक दो छोटे छोटे मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में रखना चाहता हूँ मैं। इससे पहले हमारे लिए काजीपेटा इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुआ है। ये रेलवे निगम लिमिटेड को आदेश दिए तो जल्दी से ये काम शुरू होने वाले है। इसका ये प्रधानमंत्री जी का ध्यान पे मैं लाना चाहता हूँ। और दूसरी बात रहा, हैदराबाद तेलंगाना स्टेट इज लैंडलॉक्ड स्टेट, हमको कोई पोर्ट नहीं है, मगर आंध्र प्रदेश में जो बंदर पोर्ट है हमारे बहुत नजदीक का पोर्ट है। तो डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ साथ एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन अगर डाले तो वहाँ पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हम ड्राई पोर्ट बना दे के यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका है। उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही तेलंगाना में आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंडिया में 35% ऑफ द बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। तो वो डेडिकेटेड रेलवे लाइन आने की वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेलंगाना आने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना में लगाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग साउथ कोरिया विजिट किया, तब साउथ कोरिया ने चाइना +1 कंट्री के लिए ढूंढ रहा है। हम लोग तेलंगाना उन लोगों के लिए दिखाया था, तो वो लोग तैयार है तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए। साबिक BRS कायद व साबिक वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव पर झूठी और बेबुनियाद दफ़ात आयद करते हुए मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जबकि KTR का कसूर ये है कि वो किसानों का हक दिलाने और रैयतु भरोसा स्कीम को रूबे में लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रशांत रेड्डी ने मजीद बताया कि कांग्रेस सिर्फ 100 दिन के अंदर 6 जमातों को रूबे अमल लाने का वादा करते हुए 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई इक़दाम नहीं कर सकी। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ACB की नोटिस का और ACB का मैं एहतराम करता हूं और क़वानीन के मुताबिक अदालत में उन पर आयद करदा इल्ज़ामात का जवाब 200 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रैयतु भरोसा स्कीम के मौजू को तब्दील करने के लिए कभी अल्लू अर्जुन और कभी मुझे और मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मैं ACB के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। KTR ने बताया कि तेलंगाना में मुल्क का दस्तूर और बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर पर अमल करने की बजाय रेवंत रेड्डी अपने दस्तूर पर अमल कर रहे हैं। కేవలం ఇవాళ ఏసీబీ ఆఫీస్కి వచ్చారు, మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? ఇప్పుడు నన్ను వాళ్ళు అడుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదన్నా ఉంటే అది మినిస్టర్గా తీసుకున్నాను, గవర్నమెంట్గా తీసుకున్నాను. అట్లాంటప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నదని సమాచారం వారు ఏదైతే అపోహపడుతున్నారో అదంతా మీ దగ్గరనే ఉంది. ఈ వాదనంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ కోర్టులో చెప్పాను. కోర్టు ఆల్రెడీ తీర్పు రిజర్వ్ చేసి పెట్టింది. హైకోర్టు మీద ఉన్న గౌరవంతో, చట్టాల మీద ఉన్న గౌరవంతో, రాజ్యాంగం మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పాను. వారు మరి ఏ కారణం చేతనో నా లాయర్ నాతో రాకూడదు అంటున్నారు. మరి ఒక పౌరుడిగా నాకు నా లాయర్ను వెంటబెట్టుకుని విచారణలో భాగస్వామ్యం చేసే అధికారం నాకుందని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదు అని వారు అంటున్నారు. భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. కాదు రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యాంగం మాత్రమే ఇక్కడ నడుస్తుంది తెలంగాణలో వాళ్ళు అంటున్నారు. చూడాలి మరి వాళ్ళు ఏం చెప్తారో. దాని మీరు ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేశారా అడ్వకేట్స్ తో వస్తున్నారు? బ్రదర్, వాళ్ళు హైకోర్టు తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన తర్వాత నిజాన్ని నన్ను పిలవాల్సిన అవసరం లేదు. హైకోర్టులో చాలా గంటల వాదనలు వాళ్ళు వినిపించారు ఏసీబీ తరఫున. ఇవాళ కొత్తగా మళ్ళీ ఇప్పుడు శోధించేది సాధించేది లేదు. చెప్పాల్సింది కూడా చెప్పకుండా ఇక్కడేదో హడావుడు చేసి నిన్న రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టారు కాబట్టి రైతు భరోసా నుంచి తప్పించుకోవడానికి 2 రోజులు మీడియాలో ఈ డ్రామా నడపాలని రేవంత్ రెడ్డి గారు అనుకుంటున్నారు. దీనికి మేము బాధపడం. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమనుకున్నా 15,000 ఇస్తానని చెప్పి 12,000 ఇచ్చిన విషయము ప్రజలకు గుర్తుంది. మీరు ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా మాకు ఇంకో సమాచారం కూడా ఉంది. నేను ఇక్కడికి రాగానే కావాలని KTR ఇంటి మీద రైడ్స్ అని చెప్పి అక్కడ రైడ్లు చేయించాలని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాను. పర్వాలేదు, ఇవన్నీ డ్రామాలు మాకు తెలుసు.
మీరు ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా రైట్ రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, 420 హామీలు ఏవైతే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో అది అమలు చేసేదాకా కొట్లాడదాం. కేసులు ఎన్ని పెట్టినా, మీడియా మేనేజ్మెంట్ పాలిటిక్స్ ఎన్ని చేసినా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఎన్ని రైడ్స్ చేసుకున్నా, ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా, నా లాయర్లు ఉంటే వాళ్ళకి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే, నాతో పాటు లాయర్లు ఉంటే నా రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడింది. ఇక్కడ మా పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఇవ్వని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టుగా कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ आईपीएस ने कहा है कि हफ्ते में एक दिन यानी पीर को हाइड्रा की जानिब से प्रजावानी प्रोग्राम का एहतमाम किया जाएगा, जिसके दौरान अवामी शिकायत मौसूल की जाएंगी। इलाहाबादी संक्रांत के मौके पर हाइड्रा पुलिस स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने पीर को बुद्धा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी शिकायत की समाअत की। ज़राए के मुताबिक हाइड्रा कमिश्नर ने साइबराबाद में गैर मजाज तामीरात के सिलसिले में ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। एक शिकायत पर कमिश्नर हाइड्रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अगर किसी की अराजी पर गैर मजाज तामीरात हैं तो उसे मुनहदम किया जाए। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा का क्रैकडाउन जारी है। इतवार की सुबह श्रीलिंगमपल्ली मंडल के खानामेट में 5 मंजिला गैर मजाज इमारत को मुनहदम किया गया। इतवार की रात देर गए इंतजामी कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। तेलंगाना बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव को ई फार्मूला रेसिंग मामले में एसीबी के दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक केटीआर अपने वकील के हमरा एसीबी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वकील के साथ अंदर जाने नहीं दिया। इस मौके पर केटीआर और एसीबी दफ्तर के पास मौजूद पुलिस के अहदेदारों के दरमियान नोकझोंक भी देखी गई। मीडिया से बात करते हुए केटीआर का कहना था कि वो वकील के साथ आए हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। केटीआर ने इस शुबे का इजहार किया कि जिस तरह साबिक एमएलए पी नरेंद्र के मकान में भी कुछ सबूत छुपा कर रखे गए थे, उसी तरह उनके साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। वो अपने वकील को लेकर आए थे, लेकिन उन्हें वकील के साथ जाने नहीं दिया गया। మర్యాద మీతో కోఆపరేట్ చేస్తుంటే మీరు ఇంతమందిని పెట్టి అడావుడి ఎందుకు చెప్పండి? అదే రైట్ టు అన్ అడ్వకేట్. ఆడ పోయినాక వాళ్ళని చెప్తున్నాను, మీరే మీకు చెప్తుంది ఏసీ, యూఆర్ నాట్ ఏసీపీ, వాళ్ళు ఏసీ. केटीआर के वकील सोमा भारत ने केटीआर के साथ उन्हें रोके जाने के पुलिस के रवैये पर रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि पहले तो ये मामला अदालत में ज़ेरे दौरा है और अदालत ने अपना फैसला भी महफूज कर रखा है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अदालत का फैसला आने तक एसीबी को पूछताछ का अमल नहीं करना चाहिए। एडवोकेट सोमा भारत ने कहा कि हमने अदालत का फैसला आने तक एसीबी से पूछताछ से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की है और एक मकतूब भी रवाना किया है। मीडिया के नुमाइंदों को एडवोकेट ने मकतूब भी बताया। उनका कहना था कि मुलजिम के साथ एडवोकेट का होना एक बुनियादी हक है और आर्टिकल 21 में इसकी सराहत की गई है, लेकिन एडवोकेट को साथ लाने से रोका जाना ठीक नहीं है। పిలవండి అని అన్నాం, ఒకవేళ కాదు అని అంటే మేము స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం, దాంట్లో ఇదేం లేదు. కానీ అసలు లోపలికే రానియలే కదా, అడ్వకేట్ ఉంటే రానియమన్నది. ఇదేంటంటే అడ్వకేట్ ఏమన్నా, అడ్వకేట్ అని అంటే ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్, దేర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు అప్హోల్డ్ ది లీగల్ ప్రాసెస్. ఇట్లాంటి అడ్వకేట్లను కూడా పోలీస్ స్టేషన్లకు రానియమని అంటే, అక్యూజర్తో పోలీస్ స్టేషన్కి అడ్వకేట్ రాకపోతే ఎవరు వస్తారండి? ఎందుకు రానియట్లేదు?
మీరు పద్ధతి ప్రకారమే చేయదలుచుకున్నప్పుడు ఎందుకు రానివ్వట్లేదు? దేనికోసం ఇవాళ మీరు ఆఫీసర్లను బయటకు పంపించి మీరు మా పిటిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఎందుకు రానియలేదు? ఏసీబీ ఆఫీసులకు ఎందుకు రానియలేదు? కేటీఆర్ గారు వచ్చినారు, అడ్వకేట్ నేను కూడా ఉన్నాను, ఇంకొక 2 అడ్వకేట్లు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకు రానియలేదని అంటున్నాను. దానివల్ల నష్టమైంది మీకు. మీరేదో కుట్ర చేయదలుచుకుంటే, మీరేదో తప్పుడు పని చేయదలుచుకుంటే తప్ప అడ్వకేట్ ఎందుకు ఉండకూడదండి? అడ్వకేట్ ఉంటాడు, సైలెంట్గా కూర్చొని ఉంటాడు. ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు, లీగల్గా ఏదైనా అవసరం ఉన్నప్పుడు సహకరిస్తాడు. తర్వాత ఏదైనా జరగకూడదని జరిగినప్పుడు లీగల్గా అబ్జెక్షన్ రేజ్ చేస్తాడు. కోర్టులోకి జడ్జీల దగ్గర నిలబడే అడ్వకేట్లకు పోలీసుల దగ్గర నిలబడే హక్కు లేదా? లేకపోతే న్యాయం సమ్మతించదా దానికి? ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉందో వారిని కలిసి హైకోర్టులో తర్వాత 2 విషయాలు అడిగినారు. మీకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పండి, తర్వాత డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వండి. డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్తో ఉంటాయి. తన దగ్గర ఎందుకు డాక్యుమెంట్లు ఉంటాయి? ఆ రెస్పాన్స్ సంబంధించిన అన్ని డాక్యుమెంట్లు గవర్నమెంట్ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో వాటిని అవి మీ దగ్గరే ఉన్నాయి, మీరు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి అనేది ఒకటి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉన్నది, రిజర్వ్ అయినది. పెండింగ్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ అయింది. ఈ జడ్జిమెంట్ వచ్చేదాకా మీరు దీన్ని వాయిదా వేయండి. ఎందుకనంటే సబ్సిడీస్ అయి ఉన్న దాంట్లో ఆల్రెడీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా చెప్పినాము. మా స్టాండ్ మొత్తం కూడా కోర్టులో చెప్పడం జరిగింది. बीआरएस पार्टी के लीडर केटी रामाराव ने उन्हें एसीबी की तरफ से दी गई नोटिस का जवाब तहकीकाती ऑफिसर को रवाना किया। एडिशनल एसीबी एसपी को अपने मकतूब में उन्होंने उनके वकील की मौजूदगी में पूछताछ की दरख्वास्त की है। एसीबी की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है उसे भी उन्होंने मुंसलिक किया है। एसीबी दफ्तर में अंदर जाने की इजाज़त न दिए जाने के बाद केटीआर तकरीबन 30 मिनट वहीं रुके रहे। पुलिस ओहदेदारों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई, लेकिन वो बाद में तेलंगाना भवन के लिए रवाना हुए। बीआरएस लीडर व साबिक वजीर हरीश राव भी तेलंगाना भवन पहुंच गए। एसीबी दफ्तर से लेकर तेलंगाना भवन तक गैर मामूली सरगर्मियां देखी गईं। उपल पुलिस की ट्रैफिक एसएचओ ने ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान बेटी के साथ जा रहे बाप को बेटी के सामने शराब न पीने का अहद कराया। तफसीलात के मुताबिक जब नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की जांच हो रही थी, एक शख्स में अल्कोहल की मिकदार ज़्यादा पाई गई। साथ में बेटी भी मौजूद थी। खातून एसएचओ ने बेटी से ये कहलवाने लगाया कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए अहम है, अगर आपको कुछ हुआ तो हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। जब बेटी अपने बाप से ये अल्फाज कह रही थी, बाप भी जज्बाती हो गया और बेटे को गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर खातून एसएचओ की सताइश की जा रही है। महकमे आबकारी की स्पेशल टास्क फोर्स टीम ने गोवा से हैदराबाद आने वाले वास्को डी गामा एक्सप्रेस ट्रेन से शराब की 82 बोतलों को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक एसटीएफ के इंस्पेक्टर्स वेंकटेश्वरुलू और नागाराजू की क़यादत में 20 रुकनी टीम ने शादनगर से ट्रेन के एसी कोच में सवार होकर नामपल्ली और सिकंदराबाद स्टेशन के पास तलाशी ली। तलाशी के दौरान 82 शराब की बोतलें जो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही थी उसे जब्त किया गया।
आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में श्रीशैलम के करीब मंदिर के पुजारी के मकान के अहाते में चीते का सीसीटीवी सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक रात के वक्त पुजारी के मकान के अहाते में चीता देखा गया। सीसीटीवी में चीते के नजर आने के बाद इसकी इत्तला महकमे जंगलात और पुलिस के ओहदेदारों को दी गई और पुलिस ने महकमे जंगलात के इलाके में चौकसी इख्तियार कर ली है। मुकामी अवाम को भी चौकस कर दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से संक्रांत के सिलसिले में 7 दिन तातीलात का ऐलान किया गया है, जबकि इस सिलसिले में खुसूसी ट्रेनों का भी आगाज़ किया जा रहा है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 11 ता 17 जनवरी तिल संक्रांत की तातीलात का ऐलान किया गया है, जो कि स्कूली तलबा के लिए होंगी, जबकि जूनियर कॉलेजेस के तलबा के लिए 11 ता 16 जनवरी तिल संक्रांत की तातीलात होंगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तालीमी कैलेंडर के मुताबिक तातीलात के ऐलान के बाद तवक्को है कि संक्रांत के त्यौहार के लिए शहर हैदराबाद में मौजूद कई बैरूनी शहरी अपने आबाई मकामात के लिए रवाना होंगे और इन तातीलात के दौरान शहर की सड़कों पर गहमा गहमी कम हो जाएगी। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुसाफरीन की सहूलत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने मज़ीद 52 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। हैदराबाद में सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और चिल्लापल्ली रेलवे स्टेशनों से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, नरसापुर, तिरुपति और श्रीकाकुलम के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों का अहाता करेंगी। 6 जनवरी ता 18 जनवरी खुसूसी ट्रेनों को चलाया जाएगा ताकि तेलुगु रियासतों की आवाम संक्रांति की तातीलात अपने ख़ानदानों के साथ मना सकें। चीन से फैलने वाला HMPV वायरस अब हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है। उसका पहला केस बेंगलुरु में दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि एक 8 माह की बच्ची इस वायरस से मुतासिर हुई है। ये खबर अहम है क्योंकि चीन में ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ के सूरत हाल ख़तरनाक होती जा रही है। अगरचे कहा जा रहा है कि खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीन से आने वाली तस्वीर तशवीश पैदा कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में 8 माह की बच्ची HMPV से मुतासिर पाई गई है। उसके अलामात भी इस वायरस की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये टेस्ट रिपोर्ट में उसकी तस्दीक हुई है। रियासत भर में 19,600 समग्र शिक्षा अभियान के मुलाजमीन पिछले 26 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। BRS रुकन कौंसल के कविता ने तनकीद करते हुए कहा कि मुलाजमीन अपने ख़ानदानों के साथ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आला और वज़रा ने उनसे बात तक नहीं की। MLC कविता ने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल वादा किया था कि समग्र शिक्षा मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये मामला मरकज़ी हुकूमत से मुताल्लिक़ है और अब एहतजाज जारी रखने पर मसला संगीन हो जाने की धमकियां दी जा रही है, जो अफसोसनाक है। कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इस रवैये की सख्त मजम्मत की और कहा कि BRS पार्टी इन मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत करती है, उनके मुतालबात के हक़ में खड़ी है।
GHR के ज़ेर क़यादत हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद एयरपोर्ट रन के चौथे एडिशन ने नई बुलंदियों को छू लिया, जिसमें तकरीबन 4,300 रनर्स ने 5K और 10K ज़ुमरों में हिस्सा लिया। रन इन वाइंड और री इंजॉय ने एयरपोर्ट में इस इवेंट में जान डाल दी। मिस्टर प्रदीप पनीकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हरी झंडी दिखाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। 5K रन में मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए आम ज़ुमरे में रखा गया। 10K रन रोड में 6 ज़ुमरे शामिल थे। 18 से 39 साल की उम्र के मर्द और ख़वातीन, 40 से 49 साल के मर्द और ख़वातीन और 60 साल और इससे ऊपर मर्द और ख़वातीन थे। फातेह खिलाड़ियों को मेडल और इनामात से नवाजा गया। साबिक़ रियासती वज़ीर सबीता इंद्रा रेड्डी ने जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 21 में तामीर की गई नई सीसी रोड का मुआयना किया। मज़कूरा सड़क हमडा फंड से 40 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। इसके अलावा एक नई राशन शॉप का भी उन्होंने तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा काउंसलर्स के अलावा BRS कायदीन भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपल माहेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे सबीता इंद्रा रेड्डी मैडम की गुफ्तगू से आज अल्हम्दुलिल्लाह वादी मुस्तफ़ा में HMDA के फंड के तहत आज जलपल्ली म्यूनसिपल में हर वार्डों में भी काम हुए। आज हमारे वादी मुस्तफ़ा में 2 साल से बहुत तकलीफ थी जमजम की रोड। अल्हम्दुलिल्लाह सबीता इंद्रा रेड्डी मैडम का यहाँ वादी मुस्तफ़ा की आवाम के तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे लीडर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी हमारे सबीता इंद्रा रेड्डी मैडम के जैसे MLA, एजुकेशन मिनिस्टर और साबिक़ा एजुकेशन मिनिस्टर और तरक्की लेते हुए तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की आमदनी में गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में बेहतरी की अलामत है। और वक्फ उमूर को अगर मज़ीद बेहतर बनाया जाता है तो जारिया माली साल के अख्तिताम तक तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड को वसूल तलब करोड़ों रुपये हासिल हो सकते हैं। सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के जायज़ा लेने के 10 माह की तकमील के बाद अगर वक्फ बोर्ड की आमदनी का जायज़ा लिया जाए तो इस बात का इंकशाफ होता है कि इस मुद्दत के दौरान वक्फ बोर्ड की मजमूई आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। जू पार्क आराम घर बनाए गए फ्लाईओवर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आवाम की कसीर तादाद ने CM का किया खैर मकदम। नौ तामीर करदा फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम, वज़ीर आला ने किया ऐलान। फार्मूला रेस केस में ACB ऑफिस पूछताछ के लिए पहुंचे KTR बरहमी में रवाना, वकील को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। पुराने शहर के तरक्याती कामों को जल्द पूरा किया जाए, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और फ्लोर लीडर मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने CM रेवंत रेड्डी से किया मुतालबा। चीन का HMPV वायरस बेंगलुरु पहुंच गया, 8 माह की लड़की वायरस से हुई मुतासिर। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।